सरस्वती ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, बीए सेकेंड ईयर का जो प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा है वो है शैस्यावस्था। कौन सा चैप्टर चल रहा? तो शैस्यावस्था के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कल जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था उसी के आगे आज पढ़ेंगे। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? शैस्यावस्था का अर्थ, परिभाषा और शैस्यावस्था की विशेषताएं, ठीक है। तो उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे कि शैस्यावस्था में होने वाले शारीरिक विकास एवं शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबको आवाज जा रही है ना? सबको आवाज जा रहा है? यस लिखो आप लोग। चलिए ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार बताया गया है कि शैस्यावस्था में किन किन रूपों में हमें शारीरिक विकास दिखने को मिलता है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार शैस्यावस्था में जो हमें शारीरिक विकास दिखने को मिलते हैं वो मुख्यतः 7 रूपों में दिखने को मिलते हैं, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहला है भार, ठीक है। क्या है? सबसे पहला जो है वो क्या है? भार है। तो भार में क्या होता है कि भार में हम देखते हैं तो इस अवस्था, किस अवस्था की बात कर रहे हैं? तो शैस्यावस्था की बात कर रहे हैं। जो हम लिखेंगे वो आप लोग लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है ना। शैस्यावस्था की आयु कितनी मानी गई है? तो जन्म से 5 या 6 वर्ष मानी गई है। कितनी मानी गई है? जन्म से 5 या 6 वर्ष मानी गई है। तो इसमें हम देखते हैं कि जन्म से 5 या 6 वर्ष के जो बालक एवं बालिकाएं होती हैं उनका भार क्या होता है? तो शैस्यावस्था के जो बालक होते हैं, बालिकाओं की अपेक्षा उनका जो भार होता है वह अधिक होता है। जन्म के समय शिशु का जो भार होता है, हमने कल आपको बताया था कितना होता है? तो 7.15 पाउंड होता है। कितना होता है? 7.15 पाउंड होता है। किनका होता है? तो यह बालकों का होता है। और बालकों का भार बालिकाओं की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। तो इस अवस्था में जो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? भार के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो भार के बारे में लड़कों की यानी कि बालकों की जो भार होती है जन्म के समय कितना होता है? तो 7.15 पाउंड होता है। लेकिन वहीं पे बालिका का भार कितना होता है? तो 7.13 पाउंड होता है। यानी कि हम देखते हैं कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का जो भार होता है इस अवस्था में क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। समझ में आ रहा सबको? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। लेकिन जब नवजात शिशु 6 माह का होता है तो उसका जो भार होता है क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। लेकिन जब वह 1 वर्ष का हो जाता है, 1 वर्ष का हो जाता है तो वही भार क्या हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? 3 गुना हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चौथे और 5वें वर्ष में, चौथे या 5वें वर्ष में जो इस अवस्था के बालक एवं बालिकाएं होती हैं उनका जो भार होता है वह लगभग 38 से 43 पाउंड के बीच होता है, ठीक है ना। सबको समझ में आ रहा है? अहमद रजा, संगम सिंह, बस इतना ही लोग जुड़े हो क्या जी? आप लोग 13 लोग जुड़े हैं। और कमेंट अविनाश यादव। समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? ठीक है, एक बार यहाँ पे पुनः देख लीजिए कि जो भार की बात कर रहे हैं हम किस अवस्था की बात कर रहे हैं? तो शैस्यावस्था की। शैस्यावस्था की आयु कितनी बताई गई है? तो जन्म से 5 या 6 वर्ष बताई गई है।
तो इस समय जब बालक जन्म लेता है तो जन्म के समय बालक का जो भार होता है वो 7.15 पाउंड होता है, और वहीं पे जो बालिका होती है उनका जो भार होता है 7.13 पाउंड होता है। यानी कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का जो भार होता है वह कम होता है। लेकिन 6 माह में क्या होता है कि 6 माह में वो भार क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, और 1 वर्ष में वह भार हमें 3 गुना दिखने को मिलता है। इस तरह से चौथे या 5वें साल में जो शैशवावस्था के बालक हो एवं बालिकाएं होती हैं, इनका जो भार होता है वह लगभग 38 से लेकर 43 यानी कि 43 पाउंड के बीच होता है। ठीक है ना, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे मिटा रहे हैं। अब आगे हम लोग पढ़ रहे हैं लंबाई। आप लोग नोट्स बनाते रहिए। आप लोग नोट्स बना के उसका फोटो खींचकर असाइनमेंट जो ऑप्शन है उसमें डाल दीजिए। आप लोगों का कॉपी चेक होकर पुनः आप लोगों को भेज दिया जाएगा। ठीक है ना, क्या करना है, अपने कॉपी को स्कैन करना है, स्कैन करके असाइनमेंट में PDF के तौर पे आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है ना, समझे आप लोग ना कैसे करना है। उसके बाद से आता है लंबाई। ठीक है ना, हम लंबाई की बात करते हैं। किस अवस्था की बात कर रहे हैं, तो शैशवावस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान पे रहे कि किस अवस्था की हम लोग बात कर रहे हैं, तो शैशवावस्था की बात कर रहे हैं। देखिए शैशवावस्था में जो लंबाई होता है वह बालकों की जो लंबाई होता है बालिकाओं की लंबाई की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि बालक का जो लंबाई होता है वो 20.5 इंच होता है। ठीक है, और वहीं पे आप लोग ऐसे लिख लीजिए, पूछ लेता है कि शैशवावस्था में बालक का लंबाई होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये कब की बात की जा रही है, तो नवजात शिशु की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो यहीं पे ये भी पूछ लेता कि बालिका की लंबाई उस समय कितनी होती है, तो 20.3 मतलब 20.3। ठीक है ना, किनकी होती है, बालिका की होती है। ठीक है ना, ये आप लोगों को याद रखना है, क्या होती है, लंबाई। लेकिन ऐसे क्या होता है कि धीरे धीरे जब इनकी आयु बढ़ती जाती है तो जो 3 या 4 वर्षों में देखा जाता है तो बालिकाओं की जो लंबाई होती है बालकों से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। जब 3 या 4 वर्ष का इनका आयु हो जाता है शैशवावस्था के बालकों का, तो इनमें जो बालिका होती है, बालिका जो होती है वह बालकों की अपेक्षा, बालिका बालकों के लंबाई की अपेक्षा अधिक हो जाती है। ठीक है ना, कितने वर्ष की आयु की बात की जा रही है, तो 3 से 4 वर्ष की आयु की बात की जा रही है। इस वर्ष में बालिकाओं की जो लंबाई होती है वो बालकों की लंबाई की अपेक्षा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम देखते हैं कि बालकों की लंबाई बालिकाओं से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे ज्यों ज्यों इनका क्या होता है, विकास होते जाता है, तो बालकों की लंबाई बालिकाओं की लंबाई से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि इस आयु तक क्या होता है, बालिकाओं की लंबाई बालकों की अपेक्षा बड़ी होती है। लेकिन जब धीरे धीरे इतने वर्षों से और भी आगे इनका विकास होता है तो बालिकाओं की अपेक्षा बालकों का लंबाई क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि जब पहले वर्ष का शिशु होता है, पहले वर्ष में जब शिशु होता है तो उस शिशु की जो लंबाई होती है वह लंबाई लगभग 10 इंच, ठीक है ना, बढ़ती है। लेकिन जब वह दूसरे वर्ष में जाता है, दूसरे वर्ष में जाता है तो यही लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ने की जो तीव्रता है वह घट जाती है। घटने के बाद 4 से 5 इंच ही क्या होती है, प्रति वर्ष बढ़ती जाती है। ठीक है ना, प्रति वर्ष क्या होती है, बढ़ती जाती है। उसी तरह से हम देखते हैं कि जब तीसरे हम चौथे वर्ष में जाते हैं तो इनकी जो लंबाई होती है क्या हो जाती है, कम बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है। यहाँ पे हमने आपको बताया है कि जब ये पहले वर्ष में होता है तो पहले वर्ष में इसकी लंबाई कितनी बढ़ती है, तो 10 इंच बढ़ती है।
लेकिन ज्यों ही ये दूसरे वर्ष में जाता है तो ये जो इसकी लंबाई होती है वो कितनी हो जाती है, 4 या 5 इंच बढ़ती है। धीरे धीरे जब ये चौथे या पांचवें वर्ष में जाता है तो इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई की बढ़ने की जो गति होती है क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। ठीक है ना, क्या होती है, धीमी हो जाती है। ठीक है, सबको समझ में आया? समझ में आया तो एक बार लिखिए यस। चलिए ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते रहिए। असाइनमेंट में आप लोग अपने नोट्स का फोटो खींचकर भेजना है आप लोगों को, ठीक है ना। और संडे को टेस्ट होना है, ठीक है ना। जो भी आप लोगों का ये स्टडी मटेरियल है उसमें हम जो भी स्टडी मटेरियल में डालते हैं तो उसमें क्वेश्चन और आंसर जरूर डालते हैं। 5-5 क्वेश्चन हर टॉपिक से बनाकर हम डालते हैं, वो आप लोग क्वेश्चन आंसर जरूर पढ़िए, ठीक है ना। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसके बाद से क्या आता है, सिर व मस्तिष्क। क्या आता है, सिर व मस्तिष्क। इसका भी विकास होता है। तो यह विकास कैसे होता है, इसके विकास के बारे में हम लोग जानते हैं। इसके विकास के बारे में हम लोग जानते हैं। तो क्या होता है कि नवजात शिशु के जो सिर की लंबाई होती है, नवजात शिशु के जो सिर की लंबाई होती है उसके शरीर की कुल लंबाई का 1/4 होती है। कितनी होती है, 1/4 होती है। ठीक है ना, हमेशा आपको ये बातें ध्यान देनी है कि जो नवजात शिशु की सिर की लंबाई होती है वह उसके शरीर के कुल लंबाई, ऊपर लिख लीजिएगा, शरीर के कुल लंबाई के 1/4 होती है। कितनी होती है, 1/4 होती है। ठीक है, आगे देखिए कि पहले 2 वर्षों में सिर बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है। आपको पता होना चाहिए कि जो नवजात शिशु हैं उनका जो सिर का हम कह सकते हैं कि आकार होता है वह पहले 2 वर्षों में बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है, लेकिन उसके बाद से क्या होता है, उसकी जो गति होती है वह धीमी होती है, धीमी हो जाती है, धीमी हो जाती है। ठीक है ना। लेकिन कितने वर्षों में बालक के सिर की आकार में जो वृद्धि होती है वो तीव्र गति से होती है, तो कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। ठीक है, लेकिन 2 वर्ष के बाद क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। 2 वर्ष में तीव्र होती है लेकिन 2 वर्ष के बाद क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। और इस समय हम देखते हैं कि शिशु के जो मस्तिष्क होते हैं, जो सिर होता है, मस्तिष्क का जो भार होता है वह 350 ग्राम होता है। कितना होता है, 350 ग्राम होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे जब बालक 5 वर्ष में जाता है तो उसके सिर का जो भार होता है उसके कुल भार का 80% हो जाता है। ठीक है ना। जब धीरे धीरे एक शिशु का विकास होता है तो हम देखते हैं कि जब वह 5 वर्ष का हो जाता है तो उसके सिर का जो भार होता है वह भार उसके शरीर के भार का लगभग 80% हो जाता है। ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि शैशवावस्था में बालक के मस्तिष्क का भार होता है तो कितना होता है, कौन बताएगा, लिखिए कितना होता है शैशवावस्था में शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, लिख के बताओ। उमा शुक्ला क्या लिखे आप, कितना होता है, जितना होता है उतना लिखिए। शैशा, हाँ, कितना होता है, 350 ग्राम होता है। ठीक है ना, कितना होता है, 350 ग्राम होता है। ऑप्शनल पेपर है, इसमें अत्यधिक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रोशनी निगम, हाँ सही है, अरविंद तिवारी सही है, सही है। 350 ग्राम, जिनका भी आंसर आ रहा है वो सभी लोग सही बता रहे हैं। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि शैशवावस्था में बालक के मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है, तो 350 ग्राम होता है। ठीक है ना, अंशिका मध्यसिया। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा लग रहा आप लोगों को, है ना। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को क्लास में मजा आता है ना, बोरिंग नहीं ना फील होता है। रूबी त्रिपाठी, बोर नहीं ना अपने आप को समझते हो, आप लोग बोर नहीं हो जाते हो ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
अब इतना आप लोगों को सिर और मस्तिष्क के बारे में भी समझ में आ गया है ना। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं किसके बारे में, तो हड्डियों के बारे में। अच्छा, कौन बताएगा कि शैशवावस्था में एक नवजात शिशु के हड्डियों की संख्या कितनी होती है, कौन बताएगा? किसी को पता है? जिसको पता है बता दे, आंसर लिखिए, बताइए। एक नवजात शिशु के शरीर में जो हड्डियां होती हैं उन हड्डियों की संख्या कितनी होती है, कौन बताएगा? संगीता प्रजापति 270, अंशु शर्मा 300, राजलक्ष्मी पटेल 300। संगीता प्रजापति आपने सही बताया, ठीक है ना, 270 होता है। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं कि एक नवजात शिशु के शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है कितनी होती है, 270 होती है, ठीक है ना। कितनी होती है, 270 होती है, ठीक है ना। हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा। और शैशवावस्था में जो नवजात शिशु की हड्डियां होती हैं वो कैसी होती हैं, छोटी होती हैं, कोमल होती हैं, लचीली होती हैं, ठीक है, जो भली प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती हैं और धीरे धीरे यह एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ती हैं। और जुड़ने की इस जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को हम अस्थिकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किसके नाम से जानते हैं, तो अस्थिकरण के नाम से जानते हैं, या इसी को हम अस्थि निर्माण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और है कि ये जो अस्थिकरण होता है, यह जो अस्थिकरण होता है इसमें क्या होता है कि जो बालिकाओं का अस्थिकरण होता है, बालिकाओं के हड्डियों का जो अस्थिकरण होता है वह बालकों की अपेक्षा तीव्र होती है। क्या होती है, बालकों की अपेक्षा तीव्र होती है। अतः हम एक लाइन में कह सकते हैं कि शैशवावस्था में जो बालकों की हड्डियों का जो विकास होता है वह बालिकाओं की अपेक्षा कम होता है, या हम कह सकते हैं कि बालिकाओं की जो हड्डियों का विकास होता है वह बालकों की अपेक्षा क्या होता है, तीव्र होता है। समझ में आया? ये जो हम एक एक पॉइंट लिखते हैं इसको आप लोगों को लिखना चाहिए, ठीक है ना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और ये सभी क्या है, एक एक प्रश्न है, ठीक है ना, क्या है, एक एक प्रश्न है। समझ में आया? इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। क्या होता है कि शैशवावस्था में नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 270 होती है। हड्डियों के विकास को हम किस नाम से जानते हैं, तो अस्थिकरण के नाम से जानते हैं या अस्थि निर्माण के नाम से जानते हैं। शैशवावस्था में हड्डियों का जो विकास होता है वह तीव्र गति से होता है। किन में? ऑप्शन दे देगा बालकों में, बालिकाओं में, ऑप्शन दे देगा दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो किन में तीव्र गति से होती है, किन में तीव्र गति से होती है? हम ऑप्शन दे रहे हैं, आप लोगों को ए और बी लिखना है। ये जो है वह बालक है और जो बी है वह क्या है, बालिका है। तो किसमें हड्डियों का विकास बहुत ही तीव्र गति से दिखने को मिलता है, कौन बताएगा? ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन लिखिए। अविनाश यादव, राजलक्ष्मी, रूबी, हाँ बी बी बी, जिनका भी आंसर बी आ रहा है, लड़कियों यानी कि जो बालिका होती हैं, बालिकाओं की जो हड्डियों का विकास होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, संगम सिंह, सबको समझ में आ रहा है ना? हमको तो लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, आ रहा है। चलिए ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, दांत के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से दांतों का विकास होता है। क्या पढ़ना हम लोगों को, दांत। अब दांत में क्या होता है,
दांत में जो होता है शैशवावस्था के जो बालक होते हैं जिनकी आयु 6 माह, कितनी की बात की जा रही है, 6 माह। जब बालक 6 माह का हो जाता है तो उसके दूध के दांत निकलने लगते हैं। इसी को ही हम अस्थाई दांत भी कहते हैं। अस्थाई दांत, अस्थाई दांत कब निकलने लगते हैं, तो जब बालक 6 माह का हो जाता है, ठीक है ना। जब बालक 6 माह का हो जाता है तो उसके अस्थाई दांत निकलने लगते हैं। यहीं पे एक बात और आप लोग जान लीजिए कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो उसके जितने भी अस्थाई दांत होते हैं, जिसे हम दूध के दांत के नाम से जानते हैं, वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे गिर जाते हैं, यानी कि समाप्त हो जाते हैं। कितने वर्षों में, तो 6 वर्षों के लगभग बालक के जितने भी अस्थाई या दूध के दांत होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, इसी को हम अस्थाई दांत भी बोलते हैं। और सबसे पहले आपको ये भी ध्यान देना कि सबसे पहले कौन सा दांत निकलता है, तो सबसे पहले जो निचला जबड़ा होता है, निचले जबड़े का जो आगे की दांत होती है वो आगे का दांत निकलता है। यहाँ पे हम लिखते हैं नीचे के जबड़े के आगे का पहला दांत, पहला दूध का दांत लिख लीजिए, दूध का दांत निकलता है, ठीक है ना, समझ में आया। और इस तरह से लगभग 4 वर्ष में, यहाँ पे लिख रहे हैं लगभग 4 वर्ष में जितने भी दूध के दांत होते हैं, 4 से 5 वर्ष में लगभग जितने भी दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत निकल आते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा, दांत में हम आपने क्या क्या सीखा, कि दांत में क्या सीखा आपने, कि जब बालक 6 माह का हो जाता है तो 6 माह होने के बाद उसके दूध के दांत निकलने लगते हैं, जिसे हम अस्थाई दांत के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले कौन सा दांत निकलता है, तो जो जबड़ा होता है, आगे के जबड़े का जो नीचे का दांत होता है वही सबसे पहले निकल के आता है। और 4 वर्ष तक हम देखते हैं कि जितने भी अस्थाई दांत या दूध के दांत होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकल आते हैं। और आपको एक और भी हम बात बता दें कि 9 वर्ष से पहले, ठीक है, जिनके, आवाज जा रहा है जी, लिखो आप लोग, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, मिटा रहे हैं। आप लोग बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत अच्छे से समझ रहे हो आप लोग, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं अन्य कौन सा विकास होता है, अन्य कौन सा जो शारीरिक अंग है उनमें कौन सा विकास होता है। तो हम देखते हैं मांसपेशियां, ठीक है, तो देखते हैं मांसपेशियां। जो मांसपेशियां होती हैं उन मांसपेशियों का जो भार होता है, मांसपेशियों का जो भार होता है वह शरीर के कुल भार का 23% होता है। किस अवस्था में, तो शैशवावस्था में होता है। और ये क्या होता है, धीरे 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 क्या होता है, बढ़ता जाता है। और इसमें अन्य अंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो अन्य अंग के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो हृदय होता है वह हृदय क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा हो जाता है। और जो इसकी धड़कन होती है, हृदय की जो धड़कनें होती हैं उनमें क्या होती है, स्थिरता आने लगती है, स्थिरता आने
लगती है। यहाँ पे एक पॉइंट और है, क्वेश्चन पूछता है बार बार कि शैशवावस्था में जो शिशु होते हैं उनकी जो धड़कन होती है 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है। तो 1 मिनट में 140 बार क्या होती है, धड़कती है। लेकिन धीरे धीरे जब वह बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो इस धड़कनों की जो संख्या हो जाती है कितनी हो जाती है, 100 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 100 हो जाती है। ठीक है ना। और इसी में हम देखते हैं कि 6 वर्षों में जो भी बालक एवं बालिकाएं होते हैं इनमें शारीरिक, किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, शारीरिक विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो यौन अंग होते हैं उनका भी विकास होने लगता है, विकास होने लगता है। ठीक है ना। इसमें आप लोगों ने इतना पॉइंट पढ़ा। क्या पढ़ा आप लोगों ने कि जो मांसपेशियां होती हैं शैशवावस्था में वो शरीर के कुल भाग की कितनी होती हैं, 23%, 23। ठीक है। हृदय क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है और हृदय की जो धड़कन होती है वो क्या होती जाती है, स्थिरता उनमें उनके अंदर आने लगती है। और 1 मिनट में एक शिशु के जो हृदय की धड़कन होती है वो कितनी होती है, 140 बार धड़कती है। लेकिन जब वह बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो उन धड़कनों की संख्या कितनी हो जाती है, 100, यानी कि 100 हो जाता है। समझ में आया सबको। बताओ अन्य अंग में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मांसपेशियां पढ़ा, हृदय पढ़ा, हृदय की धड़कन पढ़ा और उसके बाद से यौन अंगों का विकास पढ़ा। सबको समझ में आया। चलिए ठीक है। अब विकास की अवधारणा है। ठीक है ना। तो विकास की अवधारणा का तात्पर्य क्या होता, विकास की अवधारणा का तात्पर्य क्या होता कि धीरे धीरे शैशवावस्था में बालक के जितने भी शारीरिक अंग हैं उन सभी शारीरिक अंगों का क्या होने लगता है, विकास होने लगता है और उन अंगों के माध्यम से अपने कार्य क्रियाओं को स्वयं करने लगते हैं, यानी कि धीरे धीरे वह आत्मनिर्भर होने लगते हैं। ठीक है। क्या होता है कि धीरे धीरे शारीरिक अंगों के विकसित होने के साथ साथ उनके अंदर आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न होने लगता है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, तो विकास की अवधारणा या विकास के महत्व या विकास के तात्पर्य के रूप में जानते हैं। ठीक है। अब सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत। देख लो भाई इतना हमने पढ़ा, सबको शनिवार को इससे जो भी रिलेटेड प्रश्न दिए जाएंगे, अगर जो जिसने भी नहीं बताया तो समझ लो कि ठीक नहीं है। ठीक नहीं है का मतलब क्या है कि हम आप लोगों को मार नहीं सकते हैं, लेकिन सिर्फ समझा सकते हैं कि इतने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। समझ रहे हो ना आप लोग। इस तरह से बोलने से किसी को दिक्कत हुआ है, किसी को दिक्कत हुआ है तो बताएं, आगे पढ़ाएं। ठीक है। अब हम लोग इसी में देखते हैं शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये जो शारीरिक विकास आप लोगों ने देखा अभी, भार, लंबाई, चौड़ाई, दांत, ठीक है, इनका विकास के जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं, कारक हैं, कौन कौन से हैं, इसे आप लोगों को देखना है। तो सबसे पहला जो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक या तत्व है वह है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का तात्पर्य क्या है, हमने आप लोगों को बताया था कि माता पिता के द्वारा प्राप्त जो गुण होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, हस्तांतरित होते रहते हैं और उसी गुण के आधार पर क्या होता है, उनके जो भी बालक होते हैं, शिशु होते हैं, उनका क्या होता है, विकास होता है। ठीक है। तो जिस तरह माता पिता के शरीर एवं स्वास्थ्य होंगे उसी रूप में बालक का शारीरिक विकास होगा। ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि एक बालक के शारीरिक विकास पे उसके वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। समझ रहे हैं ना, कि जैसे माता पिता का शरीर होगा, ठीक है, हिष्ट पुष्ट होगा, लंबा चौड़ा होगा, उसी प्रकार से उसके बालक का भी होगा। जिस प्रकार से माता पिता का शरीर स्वस्थ होगा तो जाहिर सी बात है कि पुत्र का भी शरीर क्या होगा, स्वस्थ होगा। अतः हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम का प्रभाव बालक के शारीरिक विकास पे पड़ता है। किसी को कोई दिक्कत। इसी क्रम में क्या है अगला, वातावरण। जिस प्रकार के वातावरण हमने बताया था, वातावरण को किस नाम से जानते हैं,
पर्यावरण। किस नाम से जानते हैं? पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परिधन आवरण। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर, और आवरण का अर्थ क्या होता है? ढका हुआ। ठीक है ना, यानी कि हमारे चारों तरफ से जो हमें हमारे ऊपर ढका हुआ है या जिनका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है वही क्या कहलाता है? पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। तो हमारे शारीरिक विकास में क्या वातावरण का प्रभाव पड़ता है? तो हाँ, हमारे वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार का हमारा इन्वायरमेंट होगा, जैसी वहाँ की रहन सहन होगी, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर जो हमें शुद्ध वायु मिल रहे हैं, उष्मा मिल रही है, ठीक है, हमारा वातावरण स्वच्छ है, सुंदर है, ठीक है, वहाँ के रहने वाले जितने भी लोग हैं वह क्या हैं? स्वस्थ हैं, स्वच्छ हैं, प्रगतिशील हैं, तो उनका प्रभाव जाहिर सी बात है कि हमारे ऊपर पड़ेगा, जिसके माध्यम से हमारे शारीरिक विकास अच्छे से होंगे। ठीक है ना। उसी क्रम में अगला है रोग, चोट, दुर्घटना। जाहिर सी बात है अगर जो किसी भी बालक को किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हुआ है या किसी भी रोग से वह ग्रसित है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी शारीरिक विकास क्या होंगे? क्या होंगे? अच्छे से होंगे? नहीं होंगे। अगर जो किसी भी प्रकार का कोई भी उसे चोट लगा, एक्सीडेंट हुआ है, तब भी उस दुर्घटना के कारण उसके शरीर की कोशिकाओं में क्या होगा? हास्य आएगा, जिसके माध्यम से उस बालक का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो सकता। अतः हम कह सकते हैं कि रोग एवं चोट का भी प्रभाव हमारे शारीरिक विकास पर पड़ता है। ठीक है ना। उसी क्रम में अगला है प्रेम व सहानुभूति। प्रेम व सहानुभूति। देखा जाता है कि जिस परिवार में बालक को माता पिता का प्रेम नहीं प्राप्त होता है, तो उनके अंदर अनेक प्रकार की मानसिक रूपी समस्याएं क्या हो जाती हैं? व्याप्त हो जाती हैं, जिसके माध्यम से उसका शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता। देहात में आप लोगों ने सुना होगा कि अगर जो आप कितना हो भी अच्छा भोजन कर लो, लेकिन मानसिक रूप से आप ग्रसित हो, किसी टेंशन से आप क्या हो? ग्रसित हो, तो आपका शारीरिक विकास या वह भोजन आपके शरीर पर नहीं लगेगा। सुने हो ना। तो इसी तरह यह भी है कि जब बालक को प्रेम एवं सहानुभूति का सहारा मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका शारीरिक विकास अच्छे से होगा। अगर जो प्रेम एवं सहानुभूति का प्रभाव नहीं पड़ता उस बालक के ऊपर या इसे नहीं मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। इसी क्रम में अगला है खेल व व्यायाम। खेल व व्यायाम में क्या होता है कि शैशवावस्था के जो भी बालक हैं, जब बालक छोटा होता है, यानी कि 1-2 वर्ष का होता है, तो वह बालक किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा व्यायाम नहीं कर पाता है। लेकिन क्या किया जाए? वह अपने बिस्तर पे लेटा ही रहता है, लेकिन उसके सामने क्या किया जाए? उससे खिलाया जाए, हंसाया जाए, किसी वस्तु को दिखाया जाए, जिसके माध्यम से वो अपने हाथ पैर पटके और प्रसन्न रहे, जिसके माध्यम से क्या होगा? वह उसके शारीरिक व्यायाम होते रहेंगे। ठीक है। कोई वस्तु उसके सामने रखा जाए जिसके द्वारा वह क्या करे? खेल सके, उसको पकड़ने के लिए वह अपने शारीरिक क्रिया को कर सके, उसको पकड़ने के लिए वह जा सके, जिसके माध्यम से उसके शारीरिक विकास अच्छे से हो सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं खेल व व्यायाम का भी बालक के शारीरिक विकास पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। अगला है विश्राम एवं निद्रा। देखिए, जो शैशवावस्था की आयु है, शैशवावस्था की जो आयु है, इस अवस्था में विश्राम एवं निद्रा की जो समय मानी गई है वह 12 घंटे मानी गई है। ठीक है ना। इस अवस्था के जो बालक एवं बालिकाएं होती हैं, उनको कम से कम 12 घंटे का नींद लेना आवश्यक है, जिसके माध्यम से उसके शारीरिक विकास अच्छे से होंगे। ठीक है ना। अगला है दिनचर्या। दिनचर्या का तात्पर्य क्या है? टाइम से उठे, टाइम से फ्रेश हो, ठीक है, टाइम से किसी भी प्रकार का कोई भी क्रियाकलाप करे, जिसके माध्यम से उसकी दिनचर्या एक निश्चित समय सारणी के आधार पर बनी रहे, जिसके द्वारा उसका शारीरिक विकास अच्छे से हो सके। ठीक है ना। अब इसी में अगला है भोजन। क्या है? भोजन। आपको पता है कि अगर जो किसी भी बालक को अगर जो पौष्टिक आहार अच्छे से न मिले, तो उसके शारीरिक विकास होना क्या है? असंभव है। ठीक है ना। आप लोगों ने अरस्तु का वो कथन सुना होगा,
कई बार हमने भी बताया, फर्स्ट ईयर में बताया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक हमारे शरीर में अच्छे मन का विकास नहीं हो सकता। तो स्वस्थ शरीर के लिए हमें क्या होना चाहिए? स्वस्थ भोजन, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारे शारीरिक विकास अच्छे से हो सके। ठीक है ना? सबको समझ में आ रहा है जी? कमेंट अचानक से रुक गया, कोई कुछ लिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी क्रम में अगला है परिवार की स्थिति। परिवार की स्थिति, परिवार की स्थिति में देखिए, परिवार की सामाजिक स्थिति, ठीक है, परिवार की आर्थिक स्थिति, ठीक है, राजनैतिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, ये सभी पक्ष परिवार के स्थितियों को दर्शाते हैं। सामाजिक स्थिति का तात्पर्य क्या है कि उस परिवार का समाज में क्या वर्चस्व है, समाज में उस परिवार की कितनी वैल्यू है। अगर जो समाज में उस परिवार की वैल्यू है तो जाहिर सी बात है कि उस समाज में रहने वाले जितने भी लोग होंगे उन सभी लोगों का प्रभाव अच्छा होगा, और उस अच्छे प्रभाव के माध्यम से उस परिवार में होने वाले जो भी संतान होंगे, जो भी शिशु होंगे, उनके ऊपर भी उस समाज का प्रभाव पड़ेगा, जिसके माध्यम से उसका अच्छा विकास होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि आप लोग जानते हो ऐसे गांव में कि कोई गांव में रहने वाले बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनका उस समाज में अच्छे से नहीं बनता है, यानी कि उस गांव में अन्य जो भी परिवार हैं उनसे अच्छे से नहीं बनता है। ठीक है ना? नहीं बनने का तात्पर्य क्या है कि व्यवहार अच्छा न होना। तो व्यवहार अच्छा नहीं होता तो उसके परिवार के जो भी बच्चे होते हैं उनका भी सम्मान समाज में नहीं मिल पाता है। जब सम्मान समाज में नहीं मिल पाता है तो जिसके द्वारा उस बालक के अंदर हीनता की भावना उत्पन्न होती है, जिसके माध्यम से बालक का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। समझ में आया? उसी क्रम में आर्थिक स्थिति का तात्पर्य क्या है? परिवार की आर्थिक स्थिति से, तो परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तो उस बालक को पौष्टिक भोजन अच्छे से नहीं मिल पाते, अच्छे से वह व्यायाम नहीं कर पाता, उसे जो भी आवश्यक सामग्रियां होती हैं वह उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, जिसके माध्यम से उसके विकास क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि परिवार की जो स्थितियां हैं वह स्थितियां भी बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करती हैं, और शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला परिवार की स्थिति जो है वो भी एक प्रकार का तथ्य है। ठीक है ना? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया तो एक बार यस लिखिए सभी लोग। टाइम हो गया, बोलिए। किसी को कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। किसी ने क्वेश्चन पूछा था अभी, थोड़ा सा यहाँ पे हम लिखते हैं। किसी ने भार के बारे में पूछा था कि सर भार के बारे में समझ में नहीं आया है, ठीक है ना, क्योंकि लग रहा है कि वो लेट से ज्वाइन किया है। तो इनमें क्या है कि जब एक नवजात शिशु होगा, नवजात शिशु, तो नवजात शिशु में जो बालक होगा तो बालक का जो भार होगा 7.15 पाउंड होगा, और जो बालिका होगी उसका जो भार होगा वो 7.3 पाउंड होगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि शैशवावस्था में जो बालक का भार होता है बालिकाओं की भार से क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। समझ में आया? इसी तरह से हम देखते हैं कि जब वह बालक 5वें या 6वें वर्ष जाता है, 5वें वर्ष में, तो उसकी जो भार होती है वो 38 से लेकर 43 यानी कि 43 पाउंड के बीच होती है। ठीक है ना? अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तब अब मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।